हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। बीएड के लिए जो सेकेंड ईयर सीआरएसयू के नोटिफिकेशंस आए हैं रिसेंटली, वो ये है कि पेपर जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं कि इतना सारा जो सिलेबस है उसके अंदर से अगर एमसीक्यूज़ आएंगे तो किस तरीके से होगा। होप कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में पढ़ लिया होगा। उसके अंदर बताया गया है कि 33% पेपर तो आप लोगों का ईजी होने वाला है, एंड जो रेस्ट पार्ट है उसका 34% जो है वो मॉडरेट होगा, एंड रिमेनिंग जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन भी होगा। ठीक है, तो पास आउट होने के लिए आई थिंक 33 एंड 34% इज़ इनफ। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो एमसीक्यूज़ है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो जो हमारा पेपर 3 है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, सेकेंड ईयर की बात हो रही है। ये क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो है उसके अंदर से टॉपिक है जो हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। उसके अंदर से मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आप सभी ने रीड कर लिया होगा अपने टॉपिक को। अगर नहीं किया है तो मैंने टॉपिक इसीलिए बोल दिया है कि मैं अगर ओवरऑल में से मैशअप करके क्वेश्चंस को बनाऊंगी तो शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो अगर ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और मैंने टॉपिक भी आपको बता दिया है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाला पोर्शन है, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू कि अगर कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप जाकर के उसकी थ्योरी को रीड कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया। आइडिया की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंदर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया? इंडिविजुअल डायनामिक एजुकेशन एक्ट है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट है, इंडिविजुअल्स डिस्ट्रेस्ड एजुकेशन एक्ट है, या इंडिविजुअल डीफनेस एबिलिटी है। डायनामिक होता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी टैलेंट हो, एनर्जी हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, और डिस्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और जो डीफनेस है दैट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है। तो ये तीनों ही गलत है। इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ राइट, इंडिविजुअल्स विद द डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। ठीक है, जो डिसेबिलिटीज़ मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। हमें कोई ना कोई फिजिकली या फिर मेंटली इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। कोई स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं जिनको हम स्पेशल एजुकेशन बीएड के अंदर करवाया जाता है स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, ये वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ द आइडिया इज इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। सो हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स। अब इसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या सुनने में प्रॉब्लम हो रही है? मूवमेंट डिफिकल्टीज, उनको मूवमेंट करने में इधर उधर प्रॉब्लम होती है? मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज, या फिर स्पीच इम्पेयरमेंट। क्या है इन तीनों के अंदर से, चारों में से ऑप्शन है इसका डी, दैट इज मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। बहुत सारी डिसेबिलिटीज का जब एक पूरा का पूरा कॉम्बो बन जाता है तो बनती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कि वो जो पर्टिकुलर बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बच्चा कह लो, एडल्ट कह लो, उनके अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज एक साथ हैं। इट कैन बी हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी विजुअलाइजेशन में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको दिखाई नहीं देता, उनका विजन क्लियर नहीं है, उनको मेंटली रिटार्टेड है वो लोग, उनको समझ कम आता है। ठीक है, तो ये सारी जब बहुत सारी डिसेबिलिटीज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर पाई जाती हैं तो उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ द मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी के कॉज कौन से नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हमें 4 कॉजेज दिए हुए हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। मैं एक एक करके आपको मीनिंग समझाऊंगी। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे जीन्स के अंदर जो डिसऑर्डर होता है, जीन्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है। जीन्स क्या होता है? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं। ठीक है, हम लोग वी आर लाइक आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, फिजिकली भी दिखते हैं और मेंटली भी हम लोग उन्हीं की तरह होते हैं। तो ये जो जेनेटिक जो होता है ये हमें जीन्स के थ्रू मिलता है। तो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है वो, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई की कोई कमी है, इंजरीज फ्रॉम द एक्सीडेंट्स हो गए तो कोई इंजरीज हो जाती हैं। ठीक है, जो कि बहुत अंदर तक हर्ट होती है। और पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, या फिर उनका ब्रेन जो है दैट हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा? लैक ऑफ एजुकेशन इज नॉट द कॉज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, दैट इज ऑप्शन बी। एजुकेशन की कमी की वजह से मल्टीपल डिसेबिलिटीज का कोई लेना देना नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो हो सकता है, इंजरीज अगर एक्सीडेंट से हो गई हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है, और अगर आपका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, तो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। So the question number 4th is, which of the following is not a physical characteristic of multiple disabled children?
अब जो मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं ना, उनके अंदर जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो इसके अंदर देखोगे इसमें बिहेवियरियल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर है कि क्या प्रॉब्लम होती है उनको, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद एक फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल है कि फिजिकली देखने में हमें क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है, पेन इन द बॉडी पार्ट, उनके बॉडी पार्ट के अंदर पेन होगा, वीकनेस होगी, मेंटल रिटार्डेशन, लैक ऑफ द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। क्या उनके बॉडी पार्ट के अंदर कोई पेन है, उनको कोई वीकनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, लैक ऑफ द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। देखो एमसीक्यूज जो होते हैं ना, इनको करना बहुत ही ईजी हो जाता है कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल और हमारी वोकेबलरी जो होती है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अवेयर विद ईच एंड एवरी पार्ट, यू आर नॉट हैविंग इनफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है प्रॉपर, थोड़ा कमी हो रही है टाइम की, तो इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है यूज़ के अंदर कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए ना उसमें से सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। एलिमिनेशन क्या होता है, वो 2 चीज़ें पहले एलिमिनेट कर दो जो आपको लग रही है बिल्कुल इससे रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। और अगर वो नॉट वाला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तब तो वो और भी ईजी हो जाता है। ये कह रहा पेन इन द बॉडी पार्ट, ठीक है, फिजिकल है तो बट ऑब्वियस है कि उसके बॉडी पार्ट में पेन हो सकता है, ठीक है, वीकनेस भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल सिम्टम दैट कैन बी सीन। अब वो बोल रहा है मेंटल रिटार्डेशन, लग नहीं रहा कि मेंटल जो है फिजिकल से कोई लेना देना ही नहीं है, मेंटल एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कॉग्निटिव से रिलेटेड है ना। और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, आपके मसल्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, देखते ही पता चल जाता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। सो द आंसर इज सी, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, राइट। So here the next question is question number 5th, and it is which of the following is not a behavioral characteristic of the multiple disabled children। देखो सेम क्वेश्चन है बट अब क्या है, बिहेवियर की बात हो रही है। अब बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेविएंट नेचर, हेल्दी इंटरैक्शन, लो लेवल ऑफ द सोशल इंटरैक्शन, रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। ये डेविएंट नेचर क्या है, डेविएंट होता है कि जो ये स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं ना, जिनको मतलब ये डिसेबिलिटीज होती हैं, इनका ना नेचर बहुत डेविएंट होता है, ये लोग बहुत रेजिस्टेंस काइंड ऑफ नेचर होता है, जल्दी से किसी भी बात को मानते नहीं है, राइट। हेल्दी इंटरेक्शन क्या, ये किसी के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, या फिर लो लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, या सोशली ये लोग जल्दी से इंटरेक्ट नहीं करते, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होते हैं, और या फिर रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। समटाइम्स यू माइट हैव नोटेड कि ये लोग किसी एक बात के ऊपर अड़ जाते हैं और उसी के ऊपर बार बार बात करते हैं, ठीक है, ऐसा इनका नेचर होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, नहीं है हेल्दी इंटरेक्शन, इसका ऑप्शन नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी। हेल्दी इंटरेक्शन, मल्टीपल डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको हेल्दी इंटरेक्शन करना नहीं आता, सो द आंसर इज बी, ओके। So the question number 6 is which of the following is a characteristic of the cognitive abilities of multiple disabled children। अब cognitive abilities की बात आ रही है, cognitive मतलब recognize करना, mentally वो लोग कितने aware हैं, वो किस तरीके से recognize करते हैं, वहाँ कैसे अपने senses को use करते हैं। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा characteristic है, आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे not use नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, स्लो इन रिकॉग्निशन है, या फिर ऑल ऑफ अबव। ये बोल रहा है कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक है कॉग्निटिव एबिलिटी का, सब कुछ। ब्लाइंडनेस जो है वो भी एक सेंस ऑर्गन है, वो देखेंगे तभी तो पता लगाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली दे आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड माइंड, दे आर नॉट हैविंग द कंप्लीटली डेवलप्ड माइंड। स्लो इन रिकॉग्निशन, वो पूरी तरीके से चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या फिर ऑल ऑफ अबव। यस, द आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू डील विद द मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब जो मल्टीपली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ हमें डील कैसे करना चाहिए। एज ऑल ऑफ अस आर डूइंग द बीएड की जो ये स्टडीज़ हैं, और बीएड को करने के बाद ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, सब टीचर बनने वाले हैं, तो बच्चों के साथ डील कैसे करना है, अगर वो स्पेशल एजुकेशन के अंदर डील कर रहे हैं तो इस तरीके के बच्चों के साथ डील कैसे करना होता है, ये भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है कि यू नीड टू बी पेशेंट, आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा उनके साथ, रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे, उनके साथ पॉजिटिव तरीके से बात करनी है आपको, जो भी वो पूछें। वो बहुत इरिटेट भी करते हैं तो आपको उनको पॉजिटिव तरीके से डील करना है। पोजीशन योरसेल्फ क्लोज टू द चाइल्ड, आपको बच्चे के बिल्कुल पास होकर के उससे बात करनी है कि उसे लगे कि यू आर पेइंग अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सारे, ये दीज ऑल आर द क्वालिटीज अ टीचर मस्ट होल्ड फॉर डीलिंग विद अ मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन व्हाट बेसिस कैन वी आइडेंटिफाई द मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। उसके जो सोशल स्किल्स होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये कह रहा है रिपीटेटिव बिहेवियर। क्या वो सोशल स्किल्स के अंदर वही, जब वो सोशली इंटरैक्ट करते हैं तो मैंने भी पीछे भी बताया कि वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, राइट। तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। सेकंड इज द हियरिंग और द लिसनिंग डिसेबिलिटी, उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, लिसनिंग मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं उसको ढंग से, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, येस इट इज ऑल्सो देयर। फिर होता है शार्प एनालाइजिंग एबिलिटी, ये शार्प एनालाइजिंग एबिलिटी तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है
जो इंटेलिजेंट लोगों का होता है, मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पास नहीं होगा, ये एक शार्प और इंटेलिजेंट बच्चे के पास होगा। मूवमेंट डिसेबिलिटी, यस, फिजिकल प्रॉब्लम है उनका, हमें देखते ही पता चल जाता है कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो द ऑप्शन इज सी, दैट इज शार्प एनालाइजिंग एबिलिटी, ये उनके पास नहीं होता। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक से कि वो एक मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। So here comes the question number 9. Which of the following are the characteristic of the mentally retarded children? अब जो mentally retarded children होते हैं उनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन डूइंग देयर रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़, वो लोग हम लोगों की तरह या फिर जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनकी तरह अपनी रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ को करने में उनको प्रॉब्लम होती है। पुअर परफॉर्मेंस लेवल, वो जब भी कोई काम करते हैं तो उसके अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। बोथ ए एंड बी या फिर नोटा, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। अब आपको क्या लग रहा है इसके अंदर से क्या ऑप्शन होगा? सभी ने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा बोथ ए एंड बी, उनको रूटीन एक्टिविटीज में भी प्रॉब्लम होती है और उनका परफॉर्मेंस का लेवल भी बहुत पुअर होता है, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर 10th। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या होता है? एक ह्यूमन जो होता है, हम लोग हैं, हम लोगों की किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने की पावर कितनी है, राइट। कि हमारे सामने अगर क्वेश्चन है हम उसको कितनी जल्दी से एनालाइज कर पा रहे हैं, कोई थ्योरी कोई कंसेप्ट हमें समझाया जा रहा है तो हम उसको कितनी जल्दी एनालाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, कितनी शार्प आपकी मेंटल एबिलिटी है, दैट इज उसको कैलकुलेट करने के लिए, पता लगाने के लिए एक न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है दैट इज आईक्यू। आईक्यू के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, राइट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ये कहता है ए पार्ट में है आपके पास मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है क्या? मान लो कि एक 6 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो क्या है यहाँ पे, जो 8 साल का बच्चा है वो 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो मेंटल एज हो गई 6 साल और क्रोनोलॉजिकल एज हो गया 8 साल मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे उसका आईक्यू का फॉर्मूला। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन में मेंटल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो उसके सिमिलर एज ग्रुप के बच्चों के साथ एज को वो रख रहा है, तो वो एक क्या कहते हैं उसे, टोटल सम अप क्वांटिटी है। तो सम अप क्वांटिटी हमेशा डिनोमिनेटर में होती है अगर आप लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चंस किए हैं। फिर उसके बाद आता है सी पार्ट, दैट इज मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 1/100। इट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि 1/में 100 में आप परसेंटेज किसी भी चीज की कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज के लिए इट्स ऑलवेज मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 100 एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। नो, इट्स नॉट नन ऑफ द अबव। ए पार्ट जो है इट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द आईक्यू, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और अभी जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर हमें एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिले, हो सकता है इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल मिल जाए 1 मार्क्स के अंदर, आपको कैलकुलेट करके फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएं कि इसमें से कैलकुलेट करके और बताओ कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर है, ओके। सो ये 10 क्वेश्चन थे जो आज मैंने इस टॉपिक के अंदर से डिस्कस किए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं फटाफट से उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी हमारे पास ओनली 20 डेज लेफ्ट आउट है और 20 डेज के अंदर आप लोग जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो इट वुड बी बेटर फॉर यू, कि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज डील कर लो और जो टॉपिक आपने एमसीक्यूज पढ़ लिए किसी भी टीचर के साथ जाकर के उसी थ्योरी को उसी वक्त पे आप लोग क्या करें, एक बार पढ़ करके देखें, ठीक है। अब बात आ गई ना ये टॉपिक वाइज की, मैंने आपको टॉपिक इसीलिए यहाँ पे लिख करके दिया है क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा लोग क्या पढ़ा रहे हैं कि वो लोग पूरा क्वेश्चन का वो चैप्टर का पूरा अगर उन्होंने एक पेपर नंबर 3 लिखा है और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल अगर हेडिंग डाल दी है ना, तो उसके ऊपर वो पूरी बुक में से कहाँ से क्या टॉपिक डाल रहे हैं बिल्कुल कंफ्यूजन है। सारे टॉपिक्स का मर्ज करके उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर दिया। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि बस अब पढ़ना शुरू करना है और अब करना है 20 दिन के अंदर, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको मैंने टॉपिक दे दिया, आप अपनी बुक के अंदर उसी पर्टिकुलर टॉपिक को खोलो, उसे एक बार गो थ्रू करो, उसके बाद इन 10 क्वेश्चंस को रिपीट करो। नाउ यू विल फील कि अब आपको कम से कम इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल आपकी ग्रिस जो है वो बन गई है और अब आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, बाय।